प्यारे बच्चों, एलजीआर स्टडी के इस महत्वपूर्ण क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि साइंस में अभी जो है हम लोग बायोलॉजी का जो है यहाँ पर हम लोग नियंत्रण एवं समन्वय जो आपका चैप्टर है ये पढ़ाई कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, एक एक चीज़ों को शुरू से अंत तक समझने की कोशिश कीजिएगा। आज क्लास बड़ा नहीं होगा लेकिन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। अगर बात करें कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं तो जंतु हार्मोन के बारे में आज हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं। जंतु हार्मोन और जंतु में मुख्य रूप से मनुष्य के अंदर जो जितने भी ग्रंथियां हैं, खास करके अंतःस्रावी ग्रंथियां, उसको पढ़ेंगे। चलिए बात करते हैं जंतु हार्मोन के बारे में। पिछले क्लास में हम लोग पादप हार्मोन पढ़ाई किए थे, आज पढ़ेंगे जंतु हार्मोन। जानते हैं कि जंतु हार्मोन क्या है। देखिए, हार्मोन का मतलब होता है एक रासायनिक पदार्थ, यानी कि केमिकल पदार्थ, ठीक है। अब जंतु हार्मोन किसे कहेंगे तो वे रासायनिक दूत जो अंतःस्रावी ग्रंथियों में उत्पन्न होकर सीधे रक्त में स्रावित होते हैं। मतलब अंतःस्रावी ग्रंथियों में ये उत्पन्न होते हैं, यानी कि बनते हैं। और कहाँ पर ये रिलीज होते हैं? रक्त में, ठीक है। यहाँ पर आपने देखा कि रक्त में स्रावित होते हैं। स्रावित होना मतलब रक्त में ये बहते हैं, ठीक है। और अल्प मात्रा में होने के बाद भी दूर स्थित शरीर के किसी विशेष अंग पर अपना प्रभाव दिखाते हैं, उसे जंतु हार्मोन कहते हैं। यानी कि जंतु हार्मोन एक रासायनिक दूत है जो अंतःस्रावी ग्रंथियों में उत्पन्न होकर ये सीधे रक्त में स्रावित होता है, यानी कि रक्त में मिल जाता है। और इसका मात्रा बहुत कम होता है, फिर भी ये शरीर के किसी विशेष अंग पर अपना प्रभाव जो है दिखाते हैं, उसे हम जंतु हार्मोन कहते हैं। जंतु हार्मोन को आप ऐसे परिभाषित करेंगे, कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। जंतु हार्मोन पढ़ते टाइम पर हमें पता चला अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में। किसके बारे में? अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में। तो चलिए अब जानते हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या है। तो याद रखिएगा कि ऐसी ग्रंथियां जो शरीर के अंदर आंतरिक रूप से हार्मोन का स्राव करती हैं, शरीर के अंदर ही हार्मोन को रिलीज करती हैं, उसे अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। यह नलिका विहीन होती हैं, यानी कि इसमें कोई नलिका नहीं होती है। ये जैसे हमारा शरीर पसीना छोड़ता है तो पसीना के लिए कोई नली नहीं हमारे चमड़ा के ऊपर बना हुआ, उसी तरह से अंतःस्रावी ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है उसमें कोई ये नहीं होता है। मतलब आप कह सकते हैं कि हाँ, वो नलिका नहीं होता है, ऐसे ही वो स्रावित करते हैं बिना नलिका के। नलिका विहीन होते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ को आप इस फिगर में देख सकते हैं। यहाँ पर हमने ए नंबर में नर के अंतःस्रावी ग्रंथि और बी नंबर में मादा के अंतःस्रावी ग्रंथि को दिखाया है। अगर नर के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पर आप याद रखेंगे कि 2-3 ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। पहला तो है आपका जो है हाइपोथैलेमस, यहाँ पर पाया जाता है कान के आसपास, और पीनियल ग्रंथि। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है पीयूष ग्रंथि। कौन? पीयूष ग्रंथि यहाँ पर ही पाया जाता है। एंड पराअवटु ग्रंथि यहाँ पर देखने को मिलता है, और ये अवटु ग्रंथि यहाँ ही देखने को मिलता है। थायराइड ग्रंथि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज करती है। अभी तो हम आपको सारे के सारे ग्रंथि को नाम के सहित दिखा रहे हैं, लेकिन आगे हम इसके बारे में डिटेल भी बताएंगे। ये पीला वाला जो भाग दिख रहा है ये अग्नाशय है, और अधिवृक्क ग्रंथि हैं ये। और यहाँ पर जो हल्का छोटा आपको पीला वाला दिखाई दे रहा है वो। और वृषण भी एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। पुरुष में 2 वृषण होते हैं। कितने होते हैं? 2 वृषण होते हैं, जो आपको पता होना चाहिए कि जनन हार्मोन को रिलीज करते हैं, और इसी से जो हार्मोन निकलता है उसे ही अपने जैसे संतान को ये क्या करते हैं? जन्म देते हैं। बात करेंगे अब हम लोग जो है
मादा के बारे में, तो ये 3 ग्रंथि यहाँ पर जो है वो तो सेम मादा में भी पाया जाता है, हाइपोथैलेमस और जो आपकी पीनियल ग्रंथि है वो, और पीयूष ग्रंथि। अवटु ग्रंथि भी यहाँ पर पाया जाता है, और परा अवटु ग्रंथि सेम टू सेम पुरुष के जैसे ही होता है, और थायराइड ग्रंथि भी पुरुष के जैसा ही होता है। अग्नाशय इसमें भी पाए जाते हैं, पीला वाला जो भाग है अग्नाशय है, और ये हल्का ये भाग, और यहाँ जो पीला भाग है वो ये अधिवृक्क ग्रंथि, इसमें भी सेम टू सेम होते हैं। यहाँ पर अगर बात किया जाए तो वृषण के जगह पर अंडाशय होते हैं। महिलाओं में वृषण के जगह पर क्या होते हैं, अंडाशय होते हैं। जिस तरह से पुरुषों में 2 वृषण होते हैं, उसी तरह से महिलाओं में आपको पता होना चाहिए कि 2 अंडाशय होते हैं, ये और ये 2 क्या है, अंडाशय। ये वाला जो आपको भाग दिखाई दे रहा है ये दोनों अंडाशय हैं, महिला में जो पाए जाते हैं वो, ठीक है। तो ये फिगर की हेल्प से आपने समझा कि कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो है कहाँ पर पाई जाती हैं। अंडाशय मुख्य रूप से अंड का उत्सर्जन करती हैं, जिसके साथ नर जनन हार्मोन मिलने के बाद जो है वो जायगोट बनाते हैं। वो तो आगे जनन चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। मनुष्य में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियों जो महत्वपूर्ण ग्रंथियां हैं वो 6 महत्वपूर्ण ग्रंथियां हम यहाँ पर लिखे हैं। सबसे पहला है पीयूष ग्रंथि, इसको पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं। और दूसरा है थायराइड ग्रंथि, इसको अवटु ग्रंथि भी कहा जाता है। पाराथायराइड ग्रंथि या परा अवटु ग्रंथि के नाम से भी यह जाना जाता है। लैंगरहैंस दूपिकाएँ, इसको अग्नाशय भी कहते हैं। और एंड्रीनल ग्रंथि 5वां है। और छठा है जनन ग्रंथियाँ। जनन ग्रंथि में पुरुष में होते हैं वृषण और महिलाओं में अंडाशय होते हैं। तो अब इस 6 के बारे में डिटेल से एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो शुरू से अंत तक देखते रहिएगा और इससे रिलेटेड सारी चीज़ों को याद रखिएगा। पहला है आपका पीयूष ग्रंथि, जिसका दूसरा नाम है पिट्यूटरी ग्रंथि, ठीक है। पिट्यूटरी ग्रंथि कुछ ऐसे लिखेंगे। बात करते हैं पीयूष ग्रंथि के बारे में, महत्वपूर्ण जानकारी लेते हैं। याद रखिएगा पिट्यूटरी ग्रंथि कपाल की जो है स्फेनाइड हड्डी में स्थित रहती है। कपाल मतलब सिर के स्फेनाइड हड्डी में ये पाई जाती है। इसका मुख्य कार्य शरीर की वृद्धि को नियंत्रित करना है। शरीर के वृद्धि को नियंत्रित करना पीयूष ग्रंथि का ही काम है। इसके साथ साथ ये अन्य कई ग्रंथियों को भी नियंत्रित करता है। इस कारण इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। तो याद रखिएगा कि पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। क्यों भाई? क्योंकि ये अन्य कई ग्रंथियों को भी नियंत्रित करता है। खुद तो जो करता है वो करता ही है, दूसरे ग्रंथि को भी ये कंट्रोल करता है, नियंत्रित करने का काम करता है। इसी कारण से इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि। बात करेंगे दूसरा हम लोग थायराइड ग्रंथि या अवटु ग्रंथि के बारे में। ध्यान दीजिएगा, थायराइड ग्रंथि क्या है। देखिए, आयोडीन की कमी से जो थायरॉक्सिन कम बनता है, जिसके गति में उसके गति में वृद्धि करने का काम थायराइड ग्रंथि करती है। अगर शरीर में आयोडीन की कमी हो जाए तो उससे जो है थायरॉक्सिन जो हार्मोन है वो कम बनने लगता है, तो उसके गति में वृद्धि करने का काम थायराइड ग्रंथि करती है। यह श्वास नली, ये हल्का टाइपिंग मिस्टेक समझ सकते हैं, श्वास नली या ट्रेकिया के दोनों ओर जो है लैरिक्स के नीचे जो है स्थित होती है। कौन? तो थायराइड ग्रंथि। कभी कभी ये ग्रंथि बढ़ जाती है, यानी कि इसका साइज बड़ा हो जाता है, जिसके कारण घेघा या गलकंठ रोग हो जाता है। आप लोग देखे होंगे कि कई लोगों के गला में ऐसे गांठ जैसा दिखाई देगा, गला हल्का उठा हुआ दिखाई देगा, तो उसे ही घेघा या गलकंठ कहते हैं। ये थायराइड ग्रंथि के बढ़ जाने से ही होता है। थायराइड ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है तो वही घेघा या गलकंठ का रूप धारण कर लेता है, ठीक है। अब बात करेंगे तीसरा हम लोग परा
पाराथायराइड ग्रंथि या पाराअवटु ग्रंथि के बारे में। यह ग्रंथि थायराइड के ठीक पीछे होती है। इसका मुख्य काम याद रखिएगा कि कैल्शियम का नियंत्रण करना है। मुख्य काम क्या है? तो कैल्शियम का नियंत्रण करना इसका मेन वर्क है, ये आप याद रखें। अगला हम बात करेंगे लैंगरहैंस द्वीपिकाएँ यानी कि अग्नाशय के बारे में। किसके बारे में? अग्नाशय के बारे में। क्या है अग्नाशय लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ क्या है? याद रखिएगा कि इसका मुख्य कार्य ग्लूकोज का नियंत्रण करना है। यह हल्के पीले रंग की ग्रंथि है, जो हमने आपको फिगर में दिखाया है, पीले रंग की ग्रंथि जो आमाशय के नीचे स्थित होती हैं। यदि ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और उचित मात्रा में इंसुलिन का स्राव नहीं होता है तो मधुमेह होने का खतरा बना रहता है। इंसुलिन का अगर स्राव न हो तो मधुमेह यानी कि डायबिटीज होने की संभावना होती है। डायबिटीज में कुछ होता नहीं है, ब्लड जो है ना के अंदर शुगर बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग 5 नंबर जो है एंड्रेनल ग्रंथि के बारे में। एंड्रेनल ग्रंथि के बारे में याद रखिए कि यह ग्रंथि दोनों वृक्कों के ऊपरी सिरे पर स्थित होती है। इसका मुख्य काम भोजन उपाच्य जैसे कि आपके कार्बोहाइड्रेट है, वसा आदि का नियंत्रण करना है। इसके साथ साथ जल, यौन आचरण, डर, गुस्सा, उत्तेजना, तनाव आदि का भी नियंत्रण होता है इसी के द्वारा। किसके द्वारा? तो जो आपके एंड्रेनल ग्रंथि है इसके द्वारा। नेक्स्ट बात करेंगे हम जनन ग्रंथियों के बारे में। जनन ग्रंथि में 2 महत्वपूर्ण है, वृषण और अंडाशय। तो सबसे पहले जानिए वृषण के बारे में। देखिए वृषण जो है इससे स्रावित होने वाला हार्मोन जो है वो एंड्रोजेंस है। एंड्रोजेंस बोलेंगे इसको। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि वृषण से किस हार्मोन का स्राव होता है, तो बोलेंगे एंड्रोजेंस कहलाता है। वृषण से स्रावित होने वाला हार्मोन क्या कहलाता है? एंड्रोजेंस कहलाता है। इसका मुख्य काम पुरुषों में लैंगिक लक्षणों का परिवर्धन करना है। लैंगिक लक्षण यानी कि लिंग से संबंधित चीज़ें, उत्तेजनाएं, इस चीज़ को दिखाने का काम करता है कि हाँ इसमें विकसित हो सका है। तथा यौन आचरण को प्रेरित करता है। किसको? तो यौन आचरण को भी प्रेरित करने का काम ये ग्रंथि ही करती है, वृषण ही। दूसरा है अंडाशय। याद रखिएगा इससे एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव होता है। ये मुख्य रूप से मादाओं में पाई जाती है यानी कि महिलाओं में। तो अंडाशय के द्वारा कौन सा हार्मोन रिलीज होती है? तो एस्ट्रोजन। और वृषण कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? तो एंड्रोजेंस। तथा बालिकाओं में यानी कि लड़कियों के शरीर में यौवनावस्था यानी कि युवा अवस्था में होने वाली सभी परिवर्तन इस हार्मोन के द्वारा होता है। लड़कियों में युवा अवस्था को प्राप्त करने के टाइम पर उसके शरीर में बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो सारा का सारा परिवर्तन इस हार्मोन के कारण ही होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण ही होता है। तो इस तरह से आप लोगों ने पढ़ा इसके बारे में। थैंक यू सो मच आप सभी को सेशन में लास्ट तक बने रहने के लिए। अब अगले क्लास में इस चैप्टर से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, फिर उसके अगले क्लास में ऑब्जेक्टिव देखेंगे। इस तरह से ये 2 दिन के अंदर आपका क्लास ही पूरा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।